फूल को प्यार करो और झरे तो झर जाने दो। जीवन का रस लो देह मन आत्मा की रसना से, पर मरे तो मर जाने दो। उसमें कोई कहे तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ करता हूँ। तुम मुझे चांद तारे तोड़ के लाओ, तोड़ के लाओ। खुद तो गोभी तोड़ के दिलाती हो, चांद तारे तोड़ के लाओ। क्यों तोड़ के लाओ? मैं अंतरिक्ष यात्री हूँ, तोड़ के लाओ। फिर ये होता है कि भाई अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी है, म्यूचुअल डिपेंडेंस का मामला है, ज्यादा भाव मत खाओ। मैं तुम्हारे प्यार में धूमकेतु बन के घूमूं, ये नहीं होगा। मेरी वो अवस्था निकल चुकी है, वो 16 से 20 के बीच में होती है, मैं 30 का हूँ। बुजुर्गियत का एहसास होता है, और इस समय तुम मुझसे ये उम्मीद करो कि मैं धूमकेतु बना तुम्हारे पीछे फिरता रहूं। कहानी का नाम है खोई हुई दिशाएं। इसके लेखक कौन है? हमारा मुख्य पर्पस ये नहीं है कि इस कहानी में कौन चरित्र है, वो कहां गया, क्या उसने किया, क्या नहीं किया। संवेदना को समझना कि लेखक आखिर इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है। खोई हुई दिशाएं के लेखक कमलेश्वर हैं, जो कि नई कहानी आंदोलन के प्रस्तावकों में से 3 प्रस्तावकों में से एक माने जाते हैं। अगर आपको केवल ध्यान करना हो तो इस कहानी का जो नायक है उसका नाम है चंदर। चंदर की एक होती थी प्रेमिका जिसका नाम है इंद्र, यही नाम है ना, इंद्र। चंदर का एक दोस्त इसमें दिखा है। दोस्त क्या, वो मतलब फायदा उठाने वाला व्यक्ति है, आनंद। और यदि कोई आपसे पूछे कि इनकी पत्नी भी तो है ना इस कहानी में, हाँ, उसका नाम क्या है? उसका नाम है निर्मला, यही नाम है ना, निर्मला। इसका फायदा यह है कि कभी व्याख्या आई, मान लीजिए आती तो नहीं वैसे, कई बार नाम मिलने मात्र से आपको ध्यान आता है कि अच्छा ये उस कहानी से है। लेकिन जिस नाम के चरित्र एक से ज्यादा कहानियों में है उसमें ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षक जानबूझ के उस नाम से ही व्याख्या पूछता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए कौन सी कहानी से है। जैसे निर्मला नाम की लड़की एक और कहानी में भी है, वो कौन सी कहानी है बताइए? एक और जिंदगी, उसमें भी उस नाम से लड़की है। देखिए, खोई हुई दिशाएं की थीम क्या है? एक वाक्य में कहना हो तो बढ़े हुए शहरों में या महानगरों में व्याप्त अकेलापन, जो कि नई कहानियों का एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहता है, इसका केंद्रीय विषय वही है, अकेलापन, अजनबीपन। सोशियोलॉजी और फिलोसफी में एक टॉपिक पे खूब डिस्कशन चलती है, उसको एलियनेशन कहते हैं अंग्रेजी में। एलियनेशन का मतलब है एलियन हो जाना, और एलियन का मतलब एकदम अलग थलग हो जाना। अगर आप अपने आसपास एक समाज का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, एकदम अलग थलग हैं, और आपकी जिंदगी में समाज की भागीदारी नहीं है, शेयर करने के लिए, केयर करने के लिए कोई आपके पास नहीं है, तो आप अकेलेपन के शिकार हैं। अपने काम से मन उब चुका है, अपने परिवार से मन उब चुका है, अपने शहर से, अपने परिवेश से मन उब चुका है, तो अजनबीपन है। कार्ल मार्क्स ने इसकी खूब व्याख्या की है, हीगल ने की है, सार्त्र ने की है, सबने अपने अपने नजरिए से की है, लेकिन सबने इसको एक बड़ी समस्या आधुनिक काल में माना है। आप लोग जिस उम्र में हैं अभी ये सब नहीं झेलना पड़ता होगा, लेकिन कुछ लोग इस दौर से गुजरते होंगे अभी भी, जो दिल्ली आए हैं पर जिनके दोस्त बन नहीं पाए हैं। जहां से आए हैं वहां से कोई और आया नहीं है कि उसके साथ दोस्ती कंटिन्यू कर लें। यहाँ एकदम अकेले हैं, जिससे बात करते हैं लगता है कि फायदा उठाने की ताक में है, वो तो दोस्ती वाला संबंध नहीं बन पा रहा है। तो अगर आप ऐसी स्थिति में हैं या आपके आसपास कोई है, तो इसी स्थिति का नाम है एलियनेशन या अकेलापन या अजनबीपन। तो देखिए, अकेलापन ना एक बड़ी भारी समस्या होता है। वैसे एक शब्द और आपको बताता हूं, एक शब्द है लोनलीनेस, इसके लिए हिंदी शब्द क्या होगा? नहीं, अकेलापन, अकेलापन। और एक शब्द है सॉलिट्यूड। कई दार्शनिक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जिंदगी जो है वो लोनलीनेस से सॉलिट्यूड की यात्रा है। तो एक समय तक आपको अकेलापन चुभता है बहुत ज्यादा। आप में से कुछ लोग इस प्रकृति के होंगे कि अकेले होते ही परेशान होने लगते हैं कि है कोई नहीं है मेरे आसपास, कोई ना कोई चाहिए अपने आसपास। तो परेशान करे तो अकेलापन, आनंद आने लगे तो सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का सही अनुवाद है एकांत। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एकांत में मजा आने लगता है। वो तब होता है जब व्यक्ति खुद अपने आप से बढ़िया बातें करने लग जाए, खुद से ही संवाद करने लगे। और वो स्थिति अगर आ जाए तो उससे तो बेहतरीन कोई स्थिति है ही नहीं। तब आपको समाज की बहुत जरूरत नहीं रह जाती, आप अपने आप में बहुत आत्मपूरित महसूस करते हैं, कंटेंट महसूस करते हैं।
लेकिन वो स्थिति हर व्यक्ति की ना आती है, ना आनी चाहिए, वरना समाज बचेगा कैसे। तो ये तो सामान्य सामाजिक व्यक्ति है जिसकी भूख है कि समाज में लोग उसके आसपास हों, प्यार मोहब्बत का रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो, उसे ये भरोसा हो कि मेरे संकट में कोई ना कोई मुझे साथ देगा, मेरा साथ देगा। ये भरोसा कोई भी चाहता है, तो ये व्यक्ति भी चाहता है। तो चंद्र साहब कनॉट प्लेस में खड़े हैं, उनका मन कर रहा है कि किसी से मिलना जुलना हो जाए, कुछ बात तो हो, और ऐसी बात हो जहां भरोसा जमे, दोस्ती के स्तर पर बात हो, यूज करने के सेंस में ना हो। देख देख के थक गए, एक भी व्यक्ति परिचित नहीं है। जैसे मेट्रो में होता होगा आपके साथ, इतनी भीड़ है कि यहां से भी धक्का लग रहा है, वहां से भी धक्का लग रहा है, हर तरफ धक्का लग रहा है, लेकिन किसी को जानते नहीं, सब अनजाने लोग हैं। उसके बाद ढूंढते 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 अचानक एक परिचित व्यक्ति मिला, आनंद नाम का। पर वो आनंद, आपके परिचितों में कुछ ऐसे होंगे जो हमेशा फायदा उठाने की ताक में रहते हैं, जिनको दोस्ती का एक भी उसूल नहीं पता है। वो हमेशा इस ताक में कि आज का जुगाड़ इससे हो जाए, बात का बाद में देखेंगे, छोड़ो भाड़ दे जाए। तो उसने इससे पैसे मांग लिए कि चलो पीने का जुगाड़ करते हैं, चलो चलो पीते हैं। वो उस लेवल का है जो हनी सिंह समझ लीजिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 4 बज गए हैं, लेकिन पार्टी अभी बाकी है। उधार में मिल जाए तो 4 बाग समझ लीजिए। 4 बागों ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि उधार लेके जो मिले पी जाओ। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यावत जीवेत सुखम जीवेत। तो जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके घी पियो। एक बार देह जल जाने के बाद कहां कुछ बचता है? कौन उधार मांगने आएगा उसके बाद? उधार लो, पियो और निपट जाओ, उसके बाद कौन पूछता है? तो आनंद उस प्रकृति का आदमी है, तो इसको उससे ना लगाव महसूस नहीं हो रहा। वो चला गया, जैसे इसने कहा पैसे नहीं हो, भाग गया वहां से किसी और शिकार की तलाश में। फिर थोड़ी देर में एक कॉफी हाउस में बैठे हुए एक आदमी इसको देख के इसको लगा कि ये शब्द जानता है। बड़ा खुश हुआ कि चलो एक आदमी शहर में जानता है मुझे। उससे हल्की फुल्की बात हुई तो उसने अचानक कहा कि आप तो कॉमर्स मिनिस्ट्री में है ना। अब इसको धक से रह गया, क्योंकि ये कभी कॉमर्स मिनिस्ट्री में रहा नहीं है। तो पता लगा जहां परिचय की गंध आ रही थी वो मतलब गलत फहमी थी। तब उसका दिल फिर टूट जाता है, सोचता है मैं क्या करूं, इतना अकेला हूं। तो सोचता है कि चलो अपनी पुरानी प्रेमिका से मिल के आता हूं, इंदिरा से। इंदिरा चाहती थी कि शादी कर ले, ये कमबख्त बेरोजगार था और इसने मतलब ये कि नहीं तुम्हारी जिंदगी में क्यों खराब करूं, ये वो ऐसा वैसा। तो अंत में इसने कहा नहीं तुम शादी कहीं कर लो, मैं ऐसे तुम्हारी जिंदगी खराब क्यों करूंगा। तो उसने शादी कर ली। वो क्या करे, लड़कियों पर दबाव ज्यादा रहता है। अब उसका एक पति है, घर है, वहां इसका जाना वैसे भी ठीक बात नहीं है, पर इसको कौन समझाए ये बात। 3 महीने पहले भी गया था। अब धीरे धीरे वो अपने नए घर में रम गई है, नए परिवार में रम गई है, तो स्वाभाविक है कि वो धीरे धीरे भूलने लगी है कि इसके क्या शौक थे, ये कैसा था। कोई भी तो भूल जाएगा, वो भूल गई। अब ये जा रहे रास्ते, बस कंडक्टर को देख के लग रहा है कि ये पहचानते हैं, क्योंकि उसने प्यार से कहा आओ बादशाहो आओ, पंजाबी में बोलते हैं बहुत अच्छे संबोधन के लिए। इसको लगा चलो एक आदमी शहर में जानता है, बस कंडक्टर जानता तो है। लेकिन जैसे टिकट के पैसे की बात है, इसने कहा कि 4 आने लगते हैं, उसने कहा 6 आने से नीचे बात ही नहीं करूंगा मैं, और झड़ दिया कस के। उसको लग रहा कि बताओ यार, पैसे के नाम पर सब खत्म हो गया। अच्छा भला एक परिचय निकला था किसी तरह से, वो भी खत्म। फिर अकेलापन। इंदिरा के घर गया, इंदिरा के साथ इसने खूब समय गुजारा। इंदिरा भी दिल्ली आ गई थी, इलाहाबाद से, प्रयागराज से दिल्ली आ गए थे। कहीं योगी जी देखना ले, गोली गोली ना मार दें, एनकाउंटर आजकल चल रहा है, कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, क्या भरोसा। तो इंदिरा के घर गया, अच्छा खासा समय गुजारा, तो एक दूसरे की आदतों से वाकिफ हैं। तो ये जो है ना, इसको कॉफी पसंद नहीं थी, क्योंकि उससे ना उसको अच्छा फील नहीं होता था। चाय पीता था, लेकिन उसमें हमेशा उसको 1 चम्मच चीनी चाहिए होती थी, क्योंकि 2 चम्मच चीनी लेते उससे गला खराब हो जाता था। और ये बात इंदिरा को इतने अच्छे से पता थी कि वो हमेशा जब भी चाय बनेगी 1 चम्मच डाल के उसको देगी। उसको पता है कि 1 चम्मच ही देनी है, हैबिचुअल है एक दूसरे के साथ। 3 महीने पहले गया तब भी यही हुआ था, 1 चम्मच डाल देती है। और आज बात चल रही है, वो थोड़ा ठंडे तरीके से पूछ रही है क्या ठीक हो, क्या हुआ, ये वो, क्योंकि वो
ये भी नहीं चाहती कि इसको लगे कि मैं महत्व नहीं देती हूँ, और ये भी समझाना चाहती है कि भैया अब जाओ अपना घर बार संभालो। इसकी भी शादी हो चुकी है, ब्याह हो चुका है इसका भी, उसका भी हो चुका है, लेकिन क्या होता है ना कि जब प्रेम क से किया, विवाह ख से हुआ, उसने प्रेम इससे किया, विवाह कहीं और हुआ, तो दोनों अपने अपना वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, खराब भी नहीं है, ठीक चल रहा है, लेकिन वो जो एक उम्र वाली मोहब्बत की याद है वो तो आती ही होगी। तो अब इंद्राणी ने अचानक एक सवाल पूछा, चाय लेके बोली, चीनी कितनी दूं? और ये सुनते ही इसका दिमाग झन्ना पड़ा और मुंह का स्वाद कड़वा हो गया। इसके बाद क्या बचता है जिंदगी में, बताइए। किसी तरह से वहां से उठा, अपने घर गया। अपने घर भी जाता तो वहां भी आस पड़ोसी लोग घिरे रहते हैं हमेशा। अपने घर में ही बहुत सहज होकर नहीं बात कर पाता है जब तक आस पड़ोसी लोग आसपास ना चले जाएं। फाइनली अपनी पत्नी के पास जाके उसके प्रेम में इसको ये एहसास हुआ कि चलो मुझे कोई तो जानता है। फिर रात को सो गए दोनों, और आधी रात को अचानक ही उठ खड़ा हुआ और पत्नी धड़क के पूछ रहा, तुम मुझे पहचानती हो कि नहीं? शायद सपना देखा कि वही अजनबीपन फिर से हो रहा। पत्नी आंख मली कह रही, पगला तो नहीं कर, क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो अकेलापन किस हद तक किसी व्यक्ति को भीतर ही भीतर खा सकता है, ये उसकी कहानी है। अभी आपको लग रहा होगा कि दूर देश की कहानियां चल रही हैं, किसी दूर द्वीप की कहानियां चल रही हैं। हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। आपने भी झेला नहीं होगा ना, झेलेंगे सबको। मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि अभी प्रेमी के घर जाएंगे और चीनी पूछेगी वो आपसे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। उसके डिस्क्रिप्शन अलग अलग होंगे हर व्यक्ति की जिंदगी में, लेकिन ये झेलना तो पड़ेगा। अगर बड़े शहर में रह गए, आईएएस बनने के बाद तो झेलना ही पड़ेगा, चाहे छोटे में रहे चाहे बड़े में रहे। क्योंकि अब जिस भी शहर में जाएंगे उस शहर के मुखिया बन के जाएंगे, और मुखिया होने में निहित है कि आप आम आदमी से ज्यादा मिल नहीं सकते। आप डीएम हैं, आप एसपी से भी ज्यादा नहीं मिल सकते। हल्का फुल्का मिलेंगे, शाम को कभी बैठ के चाय वाय पी ली, थोड़ा खेल लिए, क्लब चले गए, लेकिन आपको लगातार मेंटेन करना है कि वो आपके मातहत हैं, ताकि आप उनको कमांड दे सकें। जिसको कमांड देनी है उससे अगर दोस्ती होगी तो कमांड दे नहीं पाएंगे, तो दोस्ती आप कर नहीं सकते। तो डीएम होने में निहित है कि पूरे जिले में आपका एक भी दोस्त नहीं है। ये डीएम होने का अनिवार्य मतलब है। फिर आप क्या पढ़ेंगे? खोई हुई दिशा। फिर बुझाएगा आपको, फिर समझ में आएगा कि अरे बाप रे, ऐसा होता है क्या। खैर ऐसा ना हो आपके साथ, लेकिन होता सबके साथ है, तो होगा ही आपके साथ भी। इसके बाद एक प्रसिद्ध कहानी है, मछलियां। मछलियां बड़ी शानदार कहानी है। कौन है इसके लेखक या लेखिका? उषा प्रियंवदा। बस जो महत्वपूर्ण कहानी है उनके बारे में आपको यह जरूर याद रहे कि रचनाकार कौन है और कहानी की थीम क्या है। उषा प्रियंवदा। आपके साहित्य में एक कैरेक्टर आएगा जिसका नाम है प्रियंवद। बहुत शानदार कैरेक्टर आने वाला है प्रियंवद। आप में से किसी को अनुमान है कहां आने वाला है? अभी नहीं जानते ना। प्रियंवद एक कैरेक्टर आएगा। एक कविता है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा के लेखक वही है जिनका नाम निबंध के बराबर है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो अज्ञेय की कविता है असाध्य वीणा, बड़ी शानदार कविता है। उस कविता का नायक है प्रियंवद। बहरहाल ये उषा प्रियंवदा की कहानी है। मछलियां में कैरेक्टर्स मुख्य रूप से केवल 4 हैं। एक का नाम है नटराजन। ये बेचारा क्या कहेंगे, नर्ड कहते हैं आजकल के बच्चे ऐसे लोगों को। आजकल के जो अंग्रेजी स्कूल के बच्चे हैं ना, जैसे हम तो हिंदी माध्यम वाले बच्चे रहे हैं, तो हिंदी माध्यम के बच्चे आपस में पढ़ाते, जैसे क्लास में एक बच्चा बहुत पढ़ने वाला है, उसको बाकी क्या बोलते हैं? पढ़ाकू, पढ़ाकू, हलाकू, डाकू, ऐसे होता है ना। तो ऐसे जो बहुत पढ़ने वाला बच्चा उसका नाम है पढ़ाकू। तो आजकल पढ़ाकू को बोलते हैं नर्ड, कि हर समय पढ़ने में लगा रहता है, ऐसे कोई जिंदगी है ही नहीं इसकी, खाली किताब में घुसा रहता है, इसको ना पार्टी वार्टी से मतलब है, केवल पढ़ता है। तो उस तरह का नर्ड है एक ये नटराजन। एक दूसरा है वो छिछोरा सम्राट है, उसका नाम है मनीष। मनीष आमतौर पर लिखते हैं
पेट कटे वाले श से, यानी कि इस वजह से, लेकिन इस कहानी में इसको इस तरह से लिखा गया है। दो स्त्रियां हैं, दो पुरुष हैं, तो दो स्त्रियां भी आएंगी कहानी में। एक का नाम है तो विजय लक्ष्मी, पर उसका नाम चलता क्या है, विजी, तो वैसे इसका नाम क्या है, विजय लक्ष्मी। और दूसरी का नाम है मुक्की, तो मुक्की का पूरा नाम क्या है, नयनतारा मुखर्जी। अब ये मुखर्जी होता है कि मुखर्जी होता है पता नहीं, लेकिन बंगाल के लोग तो मुखर्जी ही बोलते हैं जनरली, यहां ख हो जाता है। 4 कैरेक्टर्स हैं। इनमें से जो विजी है, इसको आप समझ लें कि जो बहुत ही गोलू किस्म के लोग होते हैं, इमोशनल्स, भावनाओं से भरे हुए, जैसे कामायनी की श्रद्धा, कामायनी पढ़ेंगे भी आप लोग आगे चलकर, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, वो वाली। और मुखी बहुत रैशनल टाइप की है, कामायनी की इड़ा जैसी है, एकदम रैशनल। ये फैसले करेगी, अपना नफा नुकसान देखेगी, तराजू पे तौलेगी, कॉस्ट बेनिफिट, इसमें बेनिफिट है उसको चुन लेगी। और वो तो इमोशनल है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा मनीष मेरा देवता है टाइप की, उसकी ये थियरी है। तो मनीष छटा हुआ 1 नंबर का, अमेरिका की कहानी है। नटराजन पढ़ते पढ़ते अमेरिका पहुंचा है, फेलोशिप ले रहा है, पीएचडी कर ली है, अभी ये वहां पर एक अच्छी नौकरी में आने वाला है, भारत जाएगा तो भी अच्छी नौकरी में रहेगा, तो वेल सेटल्ड नर्ड है, खूब पढ़ाकू टाइप का इंसान है, रोचक इंसान नहीं है। आप इसके साथ आधा घंटा बैठ के बोर हो जाएंगे, इतना इतना बोर किस्म का इंसान है, लेकिन भरोसेमंद है, धोखा दे ही नहीं सकता, चाहे तो भी नहीं दे सकता है, इतना विनम्र कह लीजिए, दब्बू कह लीजिए, बेसिकली दब्बू समझते हैं, सबमिसिव, डरपोक टाइप का आदमी, तो बेहद दब्बू, बेहद पढ़ाकू, बेहद सेंसिबल, बेहद डिपेंडेबल, जिसको हस्बैंड मटेरियल कहते हैं आमतौर पर ना, उस तरह का ये है बॉयफ्रेंड मटेरियल मनीष। स्मार्ट है, बाइक चलाता है, लंबी लंबी जुल्फें हैं, दिखता बहुत अच्छा है, सिगरेट ऐसे पीता छल्ले बना बना के, तो उस पर लड़कियां मर मर जाती हैं, लेकिन भरोसा नहीं करती, ये भरोसे के लायक नहीं है, ये 2-4 दिन शाम गुजारने के लायक है, जिंदगी गुजारने के लायक नहीं है। और वो जिंदगी गुजारने के लायक है, शाम गुजारने के लायक नहीं है। तो जब लोग अपनी शामों से थक जाते हैं 30-32 की उम्र में, लगता है कि अब एक किनारे की जरूरत है, किनारे के तौर पे ऐसे लोगों की तलाश की जाती है जो शांत प्रकृति के हों, तो नटराजन उस तरह का व्यक्ति है। दोनों रूममेट्स हैं, फ्लैटमेट्स हैं, ठीक। मनीष दीवाना था विजी का, जब भारत से आया उसको विजी चाहिए, विजी को बुलाया, अंत में विजी किसी तरह से विद्रोह करके, विद्रोह किया, उसके घर के लोग खुद नहीं चाह रहे थे कि वहां रहे, किसी तरह से अमेरिका पहुंची है। और इन भाई साहब को इतनी भी सुध नहीं कि वो आइए तो उससे मिलने, इसी बीच में उनको प्रेम हो गया है मुकी से, और वो अकेला मेक्सिको की यात्रा पर निकल गया है। और नटराजन इससे बहुत दुखी है, नटराजन को विजी बहुत अच्छी लगती है, कह नहीं पाएगा जिंदगी भर ये उन लोगों में है जो कह के भी नहीं पाते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं, उन्हीं के लिए 14 फरवरी का पवित्र दिन मनाया गया है कि कम से कम उनको प्रेरित किया जाए कि भाई कह दो कह दो, वरना वो जिंदगी भर मन में रखते हैं और बाद में जब संधि समधन बनते हैं तब कहते हैं। अजब सी उलझन है, सामने बैठी समधन है, उस दिन फिर वो गीत में उस दिन चेहरे पे आता है कि अगर पहले कहा होता तो संधि समधन ना बनते। तो कुछ कुछ वैसा भय उसके मन में है। बहरहाल अब हुआ ये है कि जब विजी आई तो विजी ने पाया कि मनीष को छीन लिए है मुक्की ने। मुक्की स्मार्ट लड़की है, स्मार्ट का मतलब वो एकदम जो मोड बोलते हैं ना उसको, उसकी ड्रेसिंग सेंस से लेकर बोलने की शैली, वो उसकी जो शौक है, मॉडर्न आर्ट होगा, पेंटिंग, उस तरह का शौक है, स्मार्ट है, मतलब किसी पर छा जाने वाला व्यक्तित्व है। और ये एकदम घरेलू किस्म की लड़की है, सुंदर, कोमल और पवित्र भाव, उस तरह का व्यक्तित्व है। अब मनीष को ऐसी लड़की बहुत अपील नहीं करते, बहुत ही सिंपल और अनकॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन तो लाइफ में होना चाहिए, तो बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड है, दास से भाव से रहती है मनीष के साथ। मनीष इतना भी कहते पानी, रुको रुको पानी लेके आते हो, पानी गर्म करके लाई लो, पानी पी लो, तो समझ नहीं आता कि ये प्रेमिका है कि नौकरानी है, उस तरह का भाव बनता है मन में। इतनी सिंपल लड़की उसको पसंद नहीं है। और मनीष दिल का आवारा है,
उसको मुकी पसंद आ गई, और मुकी पे भी स्थिर हो गया ऐसा नहीं है, वो और आगे बढ़ जाता है। वो पृथ्वीराज चौहान है अपने समय का, उसे कहीं रुकने का मन थोड़ा ना करता है, आगे बढ़ जाता है। तो विजी वहां गई, नौकरी करने लगी, उसको मनीष से प्रेम था। नटराजन को बहुत प्रेम है विजी से। एक जगह लिखा भी है कि विजी के निकट होने मात्र से उसके भीतर जो प्रतिक्रियाएं होती थी वो मुकी की मौजूदगी में कभी नहीं होती। कह ही नहीं पाया कभी। एक बार हल्का सा हिंट दिया उसने विजय को, और विजय ने फुफकारते हुए मना कर दिया, क्योंकि उस समय मनीष से ताजा ताजा जख्म मिला था, तो वो भी उस भाव से मुक्त नहीं हो पा रही थी। और जैसे ही नटराजन ने हल्का संकेत किया, विजय बोले, खबरदार नटराजन, इससे आगे बोले तो। वो उसके बाद फिर बोला ही नहीं जीवन में कभी, क्योंकि उसकी तो क्या आपकी भाषा में क्या बोले, हवा टाइट हो गई बेचारे की। उसको लगा कि अगली बार कुछ मुंह से निकल गया, मारते मारते पता नहीं कहाँ छोड़ के आएगी। उसकी हिम्मत ही नहीं है। और ये अंदर अंदर क्या चाह रही है कि अब बोल दे तो ठीक है। बड़ी गुत्थम गुत्था टाइप का मामला है इसमें। पहले डांट दिया है, उसके बाद मन में ये कि अब बोल दे कुछ दिनों के बाद, और उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही बेचारे की। अब क्योंकि उसको लग रहा है कि यहां से स्थायी विराम हो चुका है, पूर्ण विराम हो गया था एक ही बार में। अगर कोमा होता, डैश होता तो स्कोप बनता, पूर्ण विराम था पूरा। अब ये अकेला क्या करे। उधर मनीष के जाने के बाद से मुकी भी बेरोजगार है, उसको भी रोजगार की तलाश है। तो रोजगार के तौर पर अब एक ही बचा नटराजन, और वो स्थायी नौकरी और फेलोशिप और पीएचडी और पढ़ा लिखा सब कुछ है। तो मुकी ने नटराजन को मैनेज कर लिया है। नटराजन ने उसको किया कि उसने इसको किया पता नहीं, लेकिन दोनों को लगा कि अब जिंदगी को सेट कर लेते हैं। 34 साल का हो ही गया है, बिना यूपीएससी दिए 34 साल का हो गया। देखिए, यूपीएससी वाले बच्चे आमतौर पर इस उम्र में शादी करते हैं, बिना यूपीएससी वाले भी करते हैं इस उम्र में कभी कभी, नटराजन जैसे लोग। अब आज नटराजन बताने आया है विजी को कि हमारी शादी होने वाली है, और जैसे ही विजी को पता लगा, उसको लगा कि दूसरी बार उससे कुछ छीन लिया है मुक्की ने। जिसको चाहा सबको छीन लिया। और व्यक्ति कितना ही विनम्र दिखे, उसके अंदर जो भाव आते हैं ना, मछलियां वही है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और कह भी रही है उससे। उसने पूछा वॉशिंगटन में कैसा लगा, बोली वहां एक नाटक देखा था, बड़ी मछली छोटी मछली, उसमें बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। कभी कभी सोचती हूं कि क्या छोटी मछली पलटकर वार भी नहीं कर सकती। फिर बोली अच्छा रहने दो, तुम नहीं समझोगे, इतना बोल के चुप हो गई। पर वो इस कहानी का बीज वाक्य है कि छोटी मछली एक वार तो करेगी करेगी, क्योंकि छोटी मछली विजी खुद है, बड़ी मछली मुकी है, और बड़ी मछली बार बार छोटी मछली को खा रही है। तो सोचती हूं कि क्या छोटी मछली पलटकर वार भी नहीं कर सकती। ये उसका मन है। उसका मन करता है कि मुकी का मुंह नोच ले, उसका मन करता है कि मुकी को उसके फ्लैट में आग लगा दे, धुआं निकले, और उस धुएं से तड़पती हुई मुकी चीखे चिल्लाए, और उसके चिल्लाने से उसकी आत्मा को शांति मिले। उसका मन ये करता है। जब जब मुकी के बारे में सोचती, फिर प्रतीक क्या आता है, और चाय का पानी उबलने लगा। चल रही बात मुकी की, और चाय का पानी उबलने लगा। क्या उबल रहा है? इमोशन से उबल रहे हैं, गुस्सा आ रहा है। खैर नटराजन चला गया। जब से इसको पता लगा कि शादी हो रही है, इसको चैन नहीं पड़ रहा कि इतना भी सीधा होना ठीक नहीं है कि जब देखो जो देखो वैसे यूज कर लेता है। तो विजी जैसी भोली भाई लड़की अंत में एक गेम प्लान करती है, और उस गेम का मुख्य उद्देश्य वही है कि छोटी मछली पलटकर जवाब तो दे। तो वो नटराजन के पास गई, और नटराजन से उसने कहा कि सोचती हूं कि भारत ही चली जाऊं, अपने लोग अपने ही होते हैं। तो उसने कहा, मतलब वो तो हमेशा इस भाव में रहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूं, और तुमने एक बार हल्का सा हिंट दिया होता ना कि अब तुम हाँ करने के मूड में हो, तो मैं तो सड़क पे ही लेट जाता कि प्लीज हाँ, मैं तो ऐसे कर देता। पर हिंट नहीं दिया, और वो नर्ड आदमी, उसको किताब के अलावा समझ में नहीं आता है। वो जो नायक होता है ना, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, वो उस तरह का नायक है। किताबें पढ़ी हैं, चेहरा नहीं पढ़ा किसी का ठीक से। अब इसको लग रहा है कि मैं क्या मैं कर दूं इसके लिए। उसने कहा नहीं, तुम निश्चिंत होके जाओ, और मेरी कोई मदद चाहिए तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
उसको भी पता है कि मुकी को इस बात से दिक्कत है कि मैं विजय से मिलता हूं, तो वो भी चाह रहा है कि ये कहीं जाके सेटल हो जाए ठीक से, मैं इसकी मदद कर दूं, मेरे दिल पे बोझ ना रहे, और मेरा तो अब जो होना है सो होना है। अब शादी में इमोशंस तो है नहीं, अब शादी होनी है इसलिए कि 34 साल का हो गया हूं तो शादी कर लेते हैं। तो उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो अगर तुम $1000 दे सको तो मैं जा पाऊंगी। पहले कनाडा जाऊंगी, वहां से भारत जाऊंगी। कनाडा में वही रहता है छंटा हुआ आदमी, तो उससे मिलते हुए जाना चाह रही होगी। नटराजन को लगा कि ये दोस्ती निभाने का मौका जीवन में कभी कभी मिलता है। उसने खट से चेकबुक निकाली, $1500 का चेक लिखा, 1000 नहीं 1500 का लिखा कि तुम जाओ, और भी दिक्कत है तो बताना, तनाव मत लेना, एकदम मैं तुम्हारे साथ हूं। तो उसने कहा मैं कल शाम को जाऊंगी, लेकिन तुम एयरपोर्ट पे मत आना। उसे पता कि आके ही मानेगा, और वो आया भी। उसके बाद गया है मुक्की से मिलने के लिए कि जाके मिलूं मुक्की से। एकदम गाना वाना गाते हुए जा रहा है खुश होके, इस भाव से कि चलो अब चीजें ठीक हैं, अब मैं मुक्की को बता दूंगा कि विजी चली गई है, वो तनाव एकदम न ले, अब मैं पूरी तरह से निर्द्वंद्व भाव से तुम्हारा ही हूं, मैं उसको ये समझा दूंगा। वो नया घर तैयार करने में लगी है, शादी के बाद जहाँ रहेंगे, पर्दे वर्दे सोफा वह सब तैयार हो रहा है। और गए तो वो औंधे मुंह गिरी हुई नीचे, नहीं बेहोश नहीं है, मरी नहीं है, कोप भवन में है, नाराज है। ये हमेशा की तरह दोषी, ऐसे लोग हमेशा दोषी बन जाते हैं बिना बात के। उसे क्या हुआ, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, क्या हुआ? कह रही कि तुम इतने नीच निकलोगे मैंने सोचा नहीं था कभी। ये बेचारा ऐसे कि इसके मन में नीच होने का भाव आता भी होगा तो भी नहीं हो पाता है, ऐसा लड़का है, इतना सीधा लड़का है बेचारा। तुम इतने नीच निकलोगे, कह रहे क्या हुआ, क्या बताओ तो सही। बोला तुम, मैं यहाँ शादी की तैयारी कर रही थी और तुम बीजी के साथ घूम रहे थे, तुम इतना आगे निकल जाओगे मुझे नहीं पता था। बोला क्या हो गया बताओ तो सही, क्या हुआ क्या? तो विजी जाने से पहले मेरे पास आई थी, उसने बताया कि तुम्हारा और उससे क्या रिश्ता था, और तुमने उसको डॉक्टर के पास जाने, इलाज करवाने के लिए $1500 दिए हैं। तुम इतना आगे चले जाओगे मैं कभी नहीं सोच सकती थी। इतना ही लिखे, अब आप इसके इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये आपको सोचना है ना। नई कहानी इंटरप्रिटेशन का पूरा स्कोप देती है आपको कि आप इसका क्या मतलब निकाल, लेकिन कॉमन सेंस से एक ही मतलब निकलता है कि वो गर्भवती हो गई थी, गर्भपात करवाने के लिए, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए उसने पैसे दिए हैं। और उसने मुझे बताया कि तुम्हारे उसके रिश्ते कैसे हैं, अब ये शादी नहीं हो सकती। वो कह रहे अरे सुन तो लो मेरी बात। कह रहे नो, ये लीना है, लीना फैसला करती है तुरंत। और सामने वाला कौन है बेचारा, किशोर, फैसला नहीं कर पाएगा, ये फैसला कर रहे तुरंत, नो वे, गेट अवे, अब ये शादी नहीं हो सकती, एकदम गेट अवे, अब ये शादी नहीं हो सकती। वो नाराज है, और नटराजन इंतजार कर रहे हैं कि जब इसका मूड ठीक होगा तब मैं फिर से माफी मांगूंगा, शायद ये मेरी बात समझ पाए। वो माफी मांगने की तैयारी कर रहा है कि मैं माफी फिर से मांगूंगा, और मुझे उम्मीद है कि 3-4 बार में बात बन ही जाएगी। इस बिंदु पे कहानी खत्म हुई। और प्रेमचंद के पाठक के पेट में दर्द की, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं होता नई कहानी में। नई कहानी पेट में दर्द करके छोड़ देती है कि इसके बाद अपनी कल्पना से जो सोचना सोच लीजिए, शादी हुई नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये आपकी चॉइस का मामला है। थीम क्या है? थीम यह है कि कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, उसके भीतर के इमोशंस, और जब अपने जीने पर संघर्ष आने लगता है तो हर व्यक्ति मछलियों की तरह से, जिसको मत्स्य न्याय कहते हैं ना, मत्स्य न्याय सुना आपने?